नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। जेएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति को लेकर चौथा वीडियो होगा और यह चौथा वीडियो जो होगा यही मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति का अंतिम वीडियो होगा, जिसके उपरांत हम मध्य प्रदेश के भूगोल से संदर्भित आपके सामने विगत वर्षों के प्रश्नों को लेकर आएंगे और आज का जो यह वीडियो होगा इसी को हम अंतिम वीडियो के तहत समाप्त करेंगे, जो कि आपका इतिहास और संस्कृति से संबंधित होगा। लेकिन दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ मैं लाइनें लेकर आया हूं, जो देखिएगा आज के इस दौर में क्या क्या घटित हो रहा है, क्या क्या देखने को मिल रहा है, उससे संबंधित कुछ लाइनें हैं जो आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। लाइनें कुछ इस प्रकार है कि इस भागते हुए शहर में कोई रुककर नहीं पूछता क्या हाल है। इस भागते हुए शहर में कोई रुककर नहीं पूछता कि क्या हाल है और उदास क्यों हो तुम। क्लियर है? कोई नहीं पूछता कि तुमने आज क्या खाया क्या नहीं। कोई माथे पर हाथ नहीं रखता, ना गले से लगाता। कोई नहीं पूछता, नहीं कोई कहता कि कितने कमज़ोर हो गए हो तुम। और साथ ही अंतिम लाइनें होगी कि इस भागते हुए शहर में कभी कभी माँ तुम्हारी बहुत याद आती है। क्लियर है दोस्तों? तो इसी लाइनें के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करेंगे। और क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको पता होगा कि हमारा जो जेएलसी आईएएस जो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक मुख्य तथा इंटरव्यू तक की तैयारी जो करवाई जाती है, उससे संबंधित यह जो प्लेटफॉर्म है जेएलसी आईएएस का, इस प्लेटफॉर्म में आपको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। इस सुविधा के अंतर्गत यदि आप इसके बारे में सर्च करना चाहें तो आप देखेंगे जेएलसी आईएएस एमपीपीएससी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां से आप कई सारी जानकारी को वहां जाकर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप चाहें कि टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का हो चाहे वह मेंस का, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ आप में देखेंगे कि जो आपके मुख्य परीक्षा के या प्रारंभिक परीक्षा के जो नोट्स होते हैं, उस नोट्स की उपयोगिता या उसका प्रारूप आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि यहां पर रोजगार निर्माण से संबंधित जो करंट अफेयर्स होते हैं, उसको स्टूडेंट के सामने किस प्रकार से संक्षिप्त रूप से पेश किया जाए, वह भी जेएलसी आईएएस के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आपको यह सुविधा मुझे नहीं लगता कि किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी कि रोजगार निर्माण को, जो कि आपका 25 से 30 पेज के समथिंग का होता है, उसे 7 से 8 पेजों में संकलित करने के साथ ही जेएलसी आईएएस के द्वारा आपके सामने उसे पेश किया जाता है। तो दोस्तों, इसकी उपयोगिता या इससे लाभ आप लेना चाहते हैं तो पधारिए कहां पर, आप जेएलसी आईएएस एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर यह जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न होगा आपका कि छाहूर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। क्लियर है? छाहूर किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो यह आपका जो लोक नृत्य होगा, लोक नृत्य के बारे में हम और भी चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में किन किन विभिन्न क्षेत्रों में आपको लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, आप छाहूर लोक नृत्य के बारे में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बघेलखंड। तो बघेलखंड में क्या केवल छाहूर लोक नृत्य ही प्रसिद्ध है? क्या और लोक नृत्य भी नहीं होते हैं? तो हम यहां पर बात करेंगे कि बघेलखंड में अन्य लोक नृत्य और कौन कौन से होते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है छाहूर से, तो इसका मतलब तो यह नहीं कि छाहूर ही फिर पूछ लिया जाए। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न से अन्य कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो बघेलखंड में आप देखेंगे, बघेलखंड में प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा आपका राई लोक नृत्य भी कहां पर प्रसिद्ध है आपका बघेलखंड के अंतर्गत। आप देखेंगे बदाई, कानड़ा, ये प्रमुख लोक नृत्य कहां के देखने को मिल रहे हैं आपको। और एक होता है आपका सेरा। ये प्रमुख लोक नृत्य कहां के हो गए आपके बघेलखंड के। सॉरी, ध्यान रखिएगा, ये राय, बधाई और कानड़, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, ये सारे आपके बुंदेलखंड के लोक नृत्य हो गए। कहां कर आपके बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे राय, बधाई, कानड़ा और सेरा। जबकि बघेलखंड की बात करें तो आपको मिलेगा वहां पर दादर, कोमाली। यहां पर आपको कौन कौन से मिलेंगे? दादर, कोमाली, ये प्रमुख लोक नृत्य देखने को मिलेंगे कहां पर आपके बघेलखंड वाले क्षेत्र में। और मालवा में देखेंगे तो मालवा में आपको मिलेगा मटकी, आड़ा खड़ा, मटकी, आड़ा खड़ा,
इस प्रकार के लोक नृत्य कहां पे मिलेंगे आपको? मालवा वाले क्षेत्र में। और एक और क्षेत्र होता है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, आपका निमाड़ का क्षेत्र। तो उस निमाड़ के क्षेत्र में आपको कौन से लोक नृत्य देखने को मिलेंगे? तो हो जाएगा आपके एक हो जाएगा आपका डांडा, काठी, फेफरिया। जो आपका निमाड़ क्षेत्र है, इस निमाड़ क्षेत्र में फाफरिया या फाफरिया, ठीक है, मांडल्या, ठीक है। एक और हो जाएगा आपका काठी लोक नृत्य भी यहीं पर प्रसिद्ध है। फिर आप देखेंगे गणगौर लोक नृत्य भी यहां पर प्रसिद्ध है, गणगौर। क्लियर है? और गणगौर के बारे में आपको पता होगा कि यह पारंपरिक अनुष्ठानिक नृत्य है। गणगौर और लोक गीत के रूप में इसे पेश किया जाता है और पार्वती का प्रतीक इसे माना जाता है। पति को ईश्वर के रूप में पेश किया जाता है। तो यह आपका निमाड़ क्षेत्र में फाफरिया, मांडल्या, काठी, गणगौर वाले लोक नृत्य कहां पे मिलेंगे आपको? निमाड़ वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं भावी एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विदेशिया गायन मध्य प्रदेश के कहां गाया जाता है? अब विदेशी आपसे गायन पूछा जा रहा है, तो यह विदेशिया गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? विदेशिया के साथ में आप देखेंगे बसदेवा होता है, बिरहा होता है। कौन कौन सा? बिरहा, ठीक है। बिरहा के साथ में जो क्वेश्चन में लिखा है एक विदेशिया, बिरहा, विदेशिया। फिर आप देखेंगे यहां पर बसदेवा, ठीक है, बसदेवा, बरसाती। इस प्रकार के आपको जो मिलेंगे ये सभी क्या होते हैं? लोकगीत। गायन का मतलब क्या हो रहा है यहां से? गायन का मतलब है लोकगीत। तो बघेलखंड वाले एरिया में जो लोकगीत देखने को मिलते हैं आपको, बिरहा, बसदेवा, बरसाती और विदेशिया। तो विदेशिया जो प्रश्न पे पूछा जा रहा है, इसकी प्रमुख विशेषता अगर जानना चाहें तो यह गडरियों या कोटवार गायन के दक्ष में इसको गाया जाता है। जंगल या सुनसान जगह पर इसे गाया जाता है। कहां पर? जंगल या सुनसान जगह पर इसे गाया जाता है। और बात करें इसको, कि नायक और नायिका को संयोग और वियोग की अभिलाषा पर यह आधारित है। संयोग मतलब मिलाओ, वियोग मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब नायक नायिका एक दूसरे के पास आते हैं तब भी ये वाला गायन गाया जाता है, जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तब भी ये वाला गायन प्रसिद्ध है। और जंगल वाले सुनसान वाले एरियो में विदेशिया गायन गाया जाता है। और यह बघेलखंड का प्रमुख लोकगीत आपका क्या हो जाएगा? लोकगीत हो जाएगा, ठीक है। बात करें आप बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड में कौन कौन से हो जाएंगे आपके? बुंदेलखंड में आला गायन हो जाता है, बम्बुलिया हो जाता है, ठीक है, बेराइटा हो जाता है, बम्बुलिया, बेराइटा, बेराइटा। फिर आला हो जाएगा, आला गायन, ये पूछा गया है, ठीक है। आला उदल दो भाई थे, ठीक है। तो आला गायन ये भी आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। फिर मालवा की बात करें तो मालवा में आपको भरथरी मिलेगा। मालवा वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा? भरथरी, संजा गायन, ठीक है। संजा गायन जो लड़कियों के द्वारा, किशोरियों के द्वारा यह गाया जाता है, ठीक है। संजा गायन के बाद में आपको हिड़ गायन भी मिलेगा। ये मालवा वाले प्रमुख लोकगीत हैं। निमाड़ की बात करें तो निमाड़ में आपको मिलेगा, निमाड़ में कलगी तुर्रा, नागपंथी, गरबा, गरबी, गरबा, गरबी, ठीक है, कलगी तुर्रा, ठीक है। कलगी तुर्रा के बाद आप देखेंगे और यहां पर मिलेगा मसान्या, मसान्या। ये भी प्रमुख लोकगीत देखने को मिलेगा आपको कहां पर? निमाड़ वाले अंचल में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपका लोकगीत से संबंधित भी प्रश्न बन सकते हैं। कौन सा प्रश्न आ गया? चलिए, विदेशी हमारा हो चुका है, बघेलखंड वाला एरिया। लहंगी नृत्य किस जनजाति का है? अब यहाँ पर लहंगी नृत्य पूछा जा रहा है, तो लहंगी नृत्य किस जनजाति का है? तो यह लहंगी नृत्य प्रमुख रूप से सहरिया जनजाति का है। कौन सी जनजाति का? लहंगी नृत्य आपका हो जाएगा सहरिया जनजाति का। अब ध्यान रखना है, अब यहाँ पे आपसे भील का पूछ लिया जाए, बेगा का पूछ लिया जाए, कोल का पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा जो बेगा है इसका प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है, गोंडवी वो वाला लोक नृत्य करते हैं कर्मा, सेला।
ये प्रमुख लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बेगा जनजाति के द्वारा। फिर आप बात करें कि भील जनजाति के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? एक और दहका नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको पता होगा, ठीक है। दहका नृत्य की बात करें तो दहका नृत्य किया जाता है आपका कोल जनजाति के द्वारा। दहका नृत्य किया जाता है किसके द्वारा? कोल जनजाति के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, दहका नृत्य किस जनजाति के द्वारा? तो कोल जनजाति के द्वारा। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा। सहरिया जनजाति आपको पता होगा चंबल वाले संभाग में, ग्वालियर वाले संभाग में यह जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। आपकी सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। क्लियर है। जबकि आपका जो भील जनजाति है, इस भील जनजाति का जो प्रमुख लोक नृत्य होता है वह होगा आपका, कई सारे इसमें भगोरिया हो जाता है, बड़वा हो जाता है, ठीक है, डोहा हो जाता है। तो डोहा आपको याद रखना है, डोहा, ठीक है। डोहा के बाद में एक और अगर ध्यान रखना चाहे तो ये भी याद रख सकते हैं आप, इसमें बड़वा होता है, ठीक है। ये प्रमुख लोक नृत्य कहां पर देखने को मिलेंगे आपको? भील जनजाति के अंतर्गत। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संगीत जगत का कबीर के रूप में कौन जाना जाता है? तो कुमार गंधर्व को संगीत जगत का कबीर के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संगीत जगत के जो कबीर है वो कौन हो जाएंगे? आपके कुमार गंधर्व। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, पार्वती परिणय, चांदी शतक और एवं मुकुटा यह प्रमुख किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा हमारे जो भारतीय इतिहास में आपने देखा होगा, हर्षवर्धन का नाम सुना होगा। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि माने जाते हैं बाणभट्ट, और बाणभट्ट के द्वारा जो एक रचना लिखी गई है कादम्बरी, कादम्बरी इनकी प्रमुख रचना है। और यह जो आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे। क्लियर है। तो इन्हीं के द्वारा पार्वती परिणय, चांदी शतक, मुकुटा जैसी प्रमुख रचना लिखी गई है, वो हो जाएंगे आपके बाणभट्ट के द्वारा। कालिदास के द्वारा प्रमुख रचना की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, आपका विक्रम उर्वश्यम, मालविकाग्निमित्रम, और हो जाएगा आपका मालविकाग्निमित्रम के बाद ऋतुसंहार, ठीक है, रघुवंशम, मेघदूतम, जिस बार मेघदूत में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, ठीक है, मेघों के बादल से उसकी रचना तुलना की गई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको कालिदास की कौन सी प्रमुख रचना है? इनके 3 प्रमुख नाटक है, जबकि 4 इनके काव्य हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट बाणभट्ट का पता होगा उज्जैन में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? हम कई दफा इस प्रश्न की भी चर्चा कर चुके हैं, आपको इसका आंसर करना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर किसको करना है? आप लोगों को करना है कि प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस प्रश्न की चर्चा हम कई दफा कर चुके हैं, ठीक है। मैं आंसर को यहां पर हाइड करूंगा, क्लियर है, मैं यहां पर आंसर को हाइड करूंगा, इसका आंसर आपको बताना है। लेकिन साथ ही 2 प्रश्न और सुन लीजिएगा, 3 प्रश्न आपको बताने हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जो अनुपात सबसे ज्यादा रखता है वो बताना है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहां होती है, ये दूसरा प्रश्न। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कहां, किस जिले में सर्वाधिक होता है, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न होगा कि अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला मध्य प्रदेश में कौन सा है। और साथ ही साथ 5वें प्रश्न के रूप में आपको बताना होगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत वेरी करता है। क्लियर है। तो इसका आंसर आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं हम स्लाइड में। चलिए देखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? ठीक है, अगला प्रश्न यही है आपका शायद, ठीक है, हाँ, यस। देखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह की बात की जा रही है। रायसेन के ओबेदुल्लागंज के समीप आप देखेंगे भीमबेटका की गुफा। कहां पर देखेंगे आप? ये रायसेन के ओबेदुल्लागंज आपको मिलेगा भीमबेटका की गुफा, जिसकी खोज 1957 में
वाकणकर महोदय द्वारा की जाती हैं। इसके उत्खनन का कार्य उत्खनन का कार्य जो है 1971 में प्रारंभ होता है। साथ ही बात करें 1990 में इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का स्थल इसको घोषित किया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और बात आपको याद रखना है, सन 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का यह तीसरा प्रमुख स्थल है। तो भीमबेटका के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आपको कहाँ पर शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर मिलेगी? आपको खरगोन, ठीक है, या खंडवा। तो खंडवा में आपको शंकराचार्य की गुफा। आप आंसर कमेंट करके बताइएगा पांडव की गुफा कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, गौस मोहम्मद जो है आपके, ये गौस मोहम्मद तानसेन के प्रमुख गुरु माने जाते हैं। तो तानसेन के प्रमुख गुरु है, तानसेन का मकबरा जहां पर आप देखते हैं वहीं पर आपको गौस मोहम्मद का मकबरा भी मिलेगा। वह क्षेत्र होगा आपका ग्वालियर। और यह मुगल, क्या कहा मैंने, मुगल चित्रकारी का या मुगल कला का एक पहला नमूना यह पेश करता है। मुगल कला का पहला नमूना पेश करता है आपका गौस मोहम्मद का मकबरा, जो कि आपके कहां पर स्थित है? ग्वालियर के अंतर्गत आता है। ठीक है, यदि आप अन्य मकबरे की जानकारी चाहें कि अन्य प्रमुख मकबरे कहां पर स्थित है, जैसे कि आपने देखा होगा या सुना होगा, ठीक है, देखना तो दूर की बात, सुनते पहले हैं फिर देखते बाद में हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अन्य प्रमुख मकबरे के अंतर्गत जब देखेंगे कि मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा, ठीक है, तानसेन का मकबरा भी कहां पे आपका? ग्वालियर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, समाधि की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहां पे आ जाएगी? आपकी ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। फिर आप देखेंगे झलकारी बाई जो उनकी प्रमुख अंगरक्षिका है, तो उनका भी कहां पर आ जाएगा? आपका उसी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, इसका तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्वालियर संभाग या ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। बाकी आप एमपीपीएससी की प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज संचालित है उसका आप फायदा लेना चाहें, उसके से लाभान्वित होना चाहें, तो आप जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी के एप्लीकेशन पर जाकर इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। लगभग इसमें 10,000 प्रश्नों का समावेशन किया गया है, जो आपके आने वाली जो भावी एग्जाम है 19 जून को जो होने वाला एग्जाम है उसमें काफ़ी लाभान्वित साबित हो सकती हैं। अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो अमझेरा रियासत का संबंध आपका हो जाएगा खरगोन डिस्ट्रिक्ट से। उदयगिरी की गुफा मध्य प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है? अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप कंफ्यूज काफी होते होंगे कि उदयगिरी की गुफा कहां पर है। ठीक है, अब उदय किसका होता है? सूर्य का, और सूर्य का उदय किसी दिशा से होता है, तो कंफर्म हो जाएगा कि उदयगिरी की जो गुफा है आपकी, ये उदय का संबंध सूर्य से, सूर्य किसी दिशा से उद्गमित होता है, उदय होता है, तो हो जाएगा हमेशा दिशा मतलब विदिशा। तो विदिशा से विदिशा में कौन सी हो जाएगी आपकी? उदयगिरी की गुफा। जबकि रायसेन में भीमबेटका की गुफा हो जाएगी। क्लियर है? तो थोड़ा सा ऐसा आप कंफ्यूज हो तो ऐसे कोड करके आपको ध्यान रखना होगा कि उदयगिरी की गुफा आपका कहां पर स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। और नेक्स्ट प्रश्न में जाने से पहले यदि आपको उदयगिरी की गुफा के बारे में, बाघ की गुफा के बारे में जानना है, तो बाघ की गुफा के बारे में यह कहा जाता है कि बाघ की गुफा जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, उस बाघ की गुफा की प्रमुख विशेषताएं मिलेगी आपको कि उसकी तुलना अजंता की गुफा से की जाती है। किससे की जाती है? बाघ की गुफा की अजंता की गुफा से उसके कला भित्ति की तुलना की जाती है। जबकि आपकी जो उदयगिरी की गुफा है, इस उदयगिरी की गुफा की प्रमुख विशेषता हो जाएगी कि इसमें कुल गुफाओं की संख्या जो है, कुल गुफाओं की संख्या 20 गुफाओं की संख्या है। इस 20 में से जो 1 नंबर वाली और आपका 20 नंबर वाली, ये दोनों गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। क्या कहा मैंने? गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 20
गुफा नंबर 20 और गुफा नंबर 1, ये दोनों जो है आपकी ये जैन धर्म से संबंधित है। साथ ही आप बात करें कि यहाँ पर गुफा नंबर जो 5 है वो वराह अवतार से संबंधित है। गुफा नंबर जो 5 है वो वराह अवतार से संबंधित है, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो यह उदयगिरी की जो गुफा है यह गुप्तकालीन गुफा है, गुप्तकालीन गुफा, ठीक है। ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उदयगिरी की गुफा के बारे में। और वीरसेन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, किसका? निर्माण, ठीक है। अब वीरसेन कौन है आपको पता होगा, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी मंत्री रहे हैं वीरसेन, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो ये काफी सारी बातें हुई है। बढ़ते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगरिया, जो कि अगरिया जनजाति है, यह गोंड जनजाति के अंतर्गत आने वाली प्रमुख उपजातियां हैं। गोंड जनजाति के अंतर्गत आपकी 5 प्रमुख उपजातियां आती है। कितनी उपजातियां आती हैं? 5 प्रमुख उपजातियां आती हैं। उन 5 प्रमुख उपजातियों में एक उपजाति आती है आपकी अगरिया, जो लोहासुर को अपना देवता मानती है और लोहे का प्रमुख काम करती हैं। और लोहासुर का जो लोहासुर जो देवता होते हैं, इनका निवास स्थान जो होता है वो आग की धधकती हुई भट्टियों में इनका मूल निवास स्थान होता है। तो जो जनजाति लोहासुर होती है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगरिया जनजाति। ये प्रश्न पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं और कई उपजातियां हैं उनकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है आपको पता है? खजुराहो में विद्याधर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। फिर आगे बात करेंगे, पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? तो कोरकू जो आपके कहां पे रहते हैं, अब देखिएगा कोरकू जनजाति के कई सारे अलग अलग क्षेत्र में रहने के आधार पर इनके नामकरण में अंतर देखने को मिलता है। तो प्रमुख जो अंतर देखने को मिलता है उसकी मैं आपके सामने चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख जो आपके मिलेंगे। बैतूल जिले में मिलेंगे ये जो आपके बावरिया है, बावरिया जो कोरकू जनजाति का प्रमुख वर्ग होता है ये आपका बैतूल जिले में निवास करता है। ठीक है, बैतूल जिले में रहने वाली कोरकू जनजाति को बावरिया कहा जाता है, जबकि रूमा कहलाते हैं आपके अमरावती जिला। ये कहाँ होता है आपके? अमरावती जिला, ठीक है। दूसरा आपका जो बंदोरिया होता है, यह बंदोरिया जो होंगे आपके पंचमढ़ी वाले क्षेत्र में, ठीक है। पंचमढ़ी वाले क्षेत्र में कौन सी कोरकू जनजाति का वर्ग मिलेगा? बंदोरिया। फिर एक और बचता आपका मेवासी, ठीक है। और ये मेवासी किस प्रकार कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, अगर आप बात करें तो मेवासी इसके 3 प्रमुख बावरिया, रूमा, बंदोरिया, और एक होता है जो महिला हट प्रथा के द्वारा घुसपैठिया विवाह इस जनजाति के अंतर्गत करती है, ठीक है। तो आपको तीनों वर्ग ध्यान रखिएगा, बैतूल, अमरावती, पंचमढ़ी में 3 प्रमुख नाम देखने को मिलता है आपको कोरकू जनजाति के संदर्भ में। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? अब भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है? भीलों के मकाने को कू कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भीलों के मकान को क्या कहा जाएगा? कू कहा जाएगा। जबकि भीलों का जो गांव होता है, क्या कहा? भीलों के मकानों को तो क्या कहा? कू। जबकि जो भीलों का अगर बात करें, ये भीलों के गांव को क्या कहा जाता है? तो पाल कहा जाता है, ठीक है। अब भीलों का जो निवास स्थान होता है, देखिएगा, भीलों का मकान कू, भीलों का जो आप देखें निवास स्थान, ये आपका फालिया कहलाता है, ठीक है। जबकि भीलों का जो गांव होता है, भीलों का गांव पाल कहलाता है, ठीक है। तो तीनों वर्ग आप ध्यान रखिएगा, भीलों का मकान, भीलों का ये, और एक और आपको पता होगा एक प्रमुख जनजाति है जिसमें आप देखने को मिलेगा वो जो कि कोल जनजाति है, उसकी पंचायतों को क्या कहा जाता है? गोहिया। जो कोरकू जनजाति होती हैं, इन कोरकू जनजाति
कि जो पंचायत होती है, इनकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है। ऐसे प्रश्न एमपीपीएससी पूछ लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एकाग्रचित्त होना पड़ेगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, भीलों के द्वारा ली जाने वाली या की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? तो भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे चिमाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिमाता, ठीक है। एक प्रकार की यह स्थानांतरित कृषि है, झूमिंग कृषि है, लेकिन जो वर्ड पूछा जा रहा है वो कौन सी? आपकी चिमाता, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि। नेक्स्ट प्रश्न, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं? ठीक है, तो मैंने आपको बतलाया होगा, पहले भी हम काफी दफा चर्चा कर चुके हैं। जो आपके दूल्हादेव देवता होते हैं, दूल्हादेव, ये होते हैं आपके बीमारी के देवता। क्लियर हुआ? बीमारी के देवता के बाद आगे बात करें कि जो आपके बूढ़ादेव से संबंधित है, ये आपके ग्राम बूढ़ादेव हो जाएंगे, साज वृक्ष पर रहते हैं, ठीक है। साज वृक्ष पर कौन रहते हैं? आपके बूढ़ादेव। ठीक है। फिर बात करें ठाकुरदेव, तो ठाकुरदेव होते हैं आपके क्या? ग्राम भूमि के देवता। ये तीनों ही आपके देवता माने जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ादेव, ठाकुरदेव, दूल्हादेव, ये सभी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा पर्यटक स्थल मूर्तिकला का तीर्थ स्थल कहलाता है? तो पता ही होगा आपको, खजुराहो को मूर्तिकला का तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है और विदेशियों को प्रमुख आकर्षित करने वाला यह केंद्र रहा है। और खजुराहो ये वह स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश का पहला शामिल होने वाला स्थान है। 1986 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, ठीक है। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? सोडलपुर में लगता है, पता होगा आपको। सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है और ये आपका किस जिले के अंतर्गत आता है कान्हा बाबा का मेला? जो कि सोडलपुर अवस्थित है वहां पर। तो कान्हा बाबा का मेला जो है आपका हरदा जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वहां पर आपका कौन सा मेला लगता है? कान्हा बाबा का मेला। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस प्रश्न के बारे में भी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत भवन कहां पर स्थित है? भारत भवन चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और ये भारत भवन जो आपका स्थित है भोपाल जिले के अंतर्गत आता है, या भोपाल संभाग जो आप कहना चाहें। कुमार संभव किसने लिखा है? अब कुमार संभव ये रचना किसकी है? तो मैंने बताया आपको, यह कालिदास की प्रमुख रचना है और कुमार संभव जो है आपका यह प्रमुख काव्य है। क्या है? कालिदास जी का प्रमुख काव्य खंड है, नाटक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उस्ताद हाफिज अली खां का संबंध किस वाद्य से? तो आप देखेंगे कि सरोद वादक है उस्ताद हाफिज अली खां। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो भाभरा गांव में हुआ, अलीराजपुर में पड़ता है वो, ठीक है। तो अलीराजपुर इसमें डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध चित्रकला सैयद हैदर रजा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? प्रसिद्ध चित्रकला सैयद हैदर रजा की जो मध्य प्रदेश में जन्म स्थली पूछी जा रही है, तो सैयद हैदर रजा की जन्म स्थली कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है, सैयद हैदर रजा की जन्म स्थली। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका बाबरिया, ठीक है। होशंगाबाद में पड़ता है आपका, ठीक है। तो होशंगाबाद के अंतर्गत इनका जन्म स्थान माना जाता है सैयद हैदर रजा का, ठीक है। इसूरी के बारे में कभी पूछा जाए तो इसूरी जो है आपके, ये इसूरी झांसी के मेडकी नामक गांव से है, झांसी गांव से संबंधित है आपके, ठीक है। अपने व्यंग संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ज्यादा विचार इस पे करना नहीं है, आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना आपको पता होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महान संगीतज्ञ राजा भैया पूंछ वाले, क्या कहा जा रहा है? राजा भैया पूंछ वाले के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करेंगे कि राजा भैया पूंछ वाले आखिर कहाँ से हैं, ग्वालियर से, मूल नाम क्या है? बालकृष्ण आनंद राव आप्टेकर, बालकृष्ण आनंद राव आप्टेकर।
यह जो नाम है इनका मूल नाम है, किनका? भैया, राजा भैया पूंछ वाले, ठीक है। इनका मूल नाम बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर है। फिर बात करें बुंदेलखंड के पूंछ नामक गांव के जागीर के कारण, जो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया वहां पे जागीर मिली थी, उसका नाम था, उस गांव का नाम पूंछ नामक एक गांव था, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? राजा भैया पूंछ वाले। जन्म जो होता है इनका ग्वालियर घराने के अंतर्गत माना जाता है। यहाँ पर क्या होगा? इनका जन्म ग्वालियर घराने के अंतर्गत, ठीक है। तो आंसर जो पूछा जा रहा है आपसे कि इनका जन्म स्थान कौन से घराने से संबंधित है, तो ग्वालियर घराने से संबंधित है। इनके प्रमुख ग्रंथ है आपका ताना मालिका, जो ग्रंथ है इनका ताना मालिका, यह इनके प्रमुख ग्रंथ रचना है भैया, राजा भैया पूंछ वाले का, ठीक है। फिर बात करें कि भारत खंडे का एक क्रमिक पुस्तक मालिका जो है लिखी है इन्होंने, यह अथक प्रयासों के माध्यम से इनके द्वारा संकलित किया गया है। साथ ही बात करें कि जो इनके गुरु रहे हैं वो आनंद राव रहे हैं। कौन रहे? आनंद राव इनके गुरु, ठीक है। इन प्रश्नों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महान गायक तानसेन के गुरु थे, तो तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास, ठीक है। तानसेन के गुरु कौन माने जाएंगे? हरिदास, ठीक है, पता होगा आपको। और एक और गुरु माने जाते हैं इनके, अगर हरिदास विकल्प में ना हो तो आपके मोहम्मद गौस भी इनके प्रमुख गुरु माने जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद गौस भी इनके प्रमुख गुरु माने जाते हैं और एक हरिदास भी इनके प्रमुख गुरु माने जाते हैं। विकल्प में दोनों अगर है तो आपको हरिदास ही आंसर करना होगा, ठीक है। महान गायक तानसेन के गुरु रामतनु पांडे इनका नाम है, अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। रामचंद्र के द्वारा इनको तानसेन की उपाधि दी गई थी, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तानसेन के द्वारा दीपक राग और मेक राग का गायन किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है? अब गोंड जनजाति के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो करमान लोक नृत्य उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। रश्मि रेखा नामक पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बालकृष्ण शर्मा। ये पुस्तक का नाम नहीं पूछा जा रहा है, आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो पुस्तक है आपकी कौन सी, रश्मि रेखा नामक पुस्तक, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो यही प्रश्न आपसे पूछने की उम्मीद की जा रही है। तो इसका आंसर आपको करना है कि जो होगा आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा रश्मि रेखा नामक पुस्तक की रचना की जाती है। साथ ही कुमकुम, उर्मिला देखिएगा, कुमकुम, उर्मिला, लड़कियों जैसे नाम जो भी है आपको लगभग किनके, आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं, जैसे कि रश्मि रेखा, ठीक है, कुमकुम, उर्मिला, और हो जाएगी आपकी क्या इसमें विनोबा, ठीक है, प्राणार्पण, ठीक है। प्राणार्पण के बाद में एक और हो जाएगी इसकी क्वासी। क्वासी पता होगा ना आपको, क्वासी किसे बोलते हैं? शादी होती है तो जो बहनें होती है, मौसियाँ होती है, उनको पहले ही शादी के पहले बुलाया जाता है काम वाम करवाने के लिए, वो क्वासी होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, हबीब तनवर का जन्म स्थान कहाँ से? हबीब तनवर का जन्म स्थान कहाँ से? तो हबीब तनवर का जन्म स्थान हो जाएगा आपका रायपुर क्षेत्र से। खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का नाम क्या था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था? उसका आंसर हो जाएगा आपका पैरेट लेडी। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं रहा है? तो गांगेय देव जो परमार वंश के शासक नहीं रहे, उपेंद्र मुंज और आपका उदयादित्य, तीनों ये परमार वंश के शासक रहे हैं, ठीक है। धंगदेव किस वंश का शासक है? तो आपको पता होगा जेजाक भुक्ति के जो चंदेल वंश है, क्या वहां का शासक है या मालवा के परमार का? तो दोनों में से आपका आंसर हो जाएगा जेजाक भुक्ति। जेजाक जो है ये जेजाक एक उसके पोते के नाम के आधार पर रखा गया था, जेजाक भुक्ति, जिसे आप चंदेल वंश के अंतर्गत भी रख सकते हैं, आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है।
भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ पर होता है, तो आप बताइए। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हो जाएगा आपका होशंगाबाद के अंतर्गत, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हो जाएगा आपका होशंगाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, तो आपको पता होगा इसका, तो ऋतु संहार एक पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, रिपीट होते हैं आपके एमपीपीएससी में प्रश्न। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, सांदीपनि आश्रम आपका उज्जैन में अवस्थित है, सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। चित्रकूट में नहीं है, ओरछा में नहीं है, मंदसौर में नहीं है, उज्जैन इसका आंसर हो जाएगा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या शिक्षा प्राप्त की है। चंद्रशेखर आजाद का जन्मस्थल कई दफा आ चुका है क्वेश्चन, अलीराजपुर भाभरा गांव है आपका। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किन गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, तो पता होगा विश्व धरोहर में शामिल किया है, यही पूछा जा रहा है। बाघ की गुफा बिल्कुल नहीं है, भरतरी की गुफा, उदयगिरी की गुफा, भीमबेटका की गुफा। तो ध्यान होगा आपको, थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। वैसे तो आपका आंसर तो क्या हो जाएगा, डी वाला, भीमबेटका की गुफा 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा 2 साइट और है आपका, खजुराहो और सांची का स्तूप। खजुराहो टीकमगढ़ में आपका, ठीक है, कि छतरपुर में, ठीक है, बताइएगा। छतरपुर में आपका जाएगा खजुराहो वाला क्षेत्र, ठीक है। फिर आप सांची रायसेन वाला क्षेत्र जाएगा, सांची का स्तूप। फिर भीमबेटका की गुफा रायसेन में उबैदुल्लागंज के समीप मिल जाएगा। बाघ की गुफा आपको धार में मिलेगी, भरतरी की गुफा आपको मिलेगी उज्जैन में, जबकि उदयगिरी की गुफा आपको मिलेगी कहाँ पर, विदिशा में, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाँ, ये वाला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपको पता है क्या पूछा जा रहा है। ये प्रश्न तो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का कहा है, तो आंसर बताइएगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है जनजाति की दृष्टि से, क्योंकि 21.1% वेरी करता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह में आयोजन किया जाता है, कहाँ पे आयोजन किया जाता है, तो आपका आ जाएगा विकल्प नंबर डी, खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। कौन सी पुस्तक भवभूति ने नहीं लिखी, ठीक है। तो भवभूति के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, तो उसकी आपको चर्चा करनी है। तो मैं आपको बतला देता हूं, जो पदमपुर है आपका टीकमगढ़ वाला क्षेत्र, कौन सा, टीकमगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका पदमपुर, ठीक है। ये कहां पर आपका, टीकमगढ़ में। तो ये इनकी क्या मानी जाती है, जन्मस्थली, ठीक है। जन्मस्थली क्या हो जाएगी, टीकमगढ़, ठीक है। आगे बात करें, इनका पिताजी नीलकंठ थे, ठीक है, गुरु ज्ञाननिधि थे। जबकि इनका मूल नाम की बात करें तो ये भवभूति जो है इनका मूल नाम मिलता है श्रीकंठ, मूल नाम श्रीकंठ देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बात करें कि इनकी प्रमुख रचना जो कि आपका विकल्प में दी हुई है, कौन सी प्रमुख रचना नहीं है, तो इनकी प्रमुख रचना महावीर चरित्र है, क्लियर है, महावीर चरित्र इनकी रचना है। मालती माधव इनकी प्रमुख रचना है, और उत्तम रामचरित इनकी प्रमुख रचना है। जबकि आपकी जो कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, ये सभी रचना जो है कवि केशव की है। किसकी है, आपकी कवि केशव। ये जो रचना है केशव की प्रमुख रचना है। एक अन्य रचना होती है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है। जबकि मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, यह प्रमुख रचना हो जाएगी आपकी भवभूति की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, मध्यकालीन चंदेल वंश का संस्थापक कौन है, तो नन्नुक, ठीक है, नानक नहीं, ये नन्नुक है, ये चंदेल वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं रहा है, सियक द्वितीय, भोज, परमार देव, तो आपको पता होगा भोज भी रहे हैं, परमार्दी देव, सिंधु राज, तो इसमें आ जाएगा आंसर आपका विकल्प नंबर सी, परमार्दी देव। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में आपको अभी बताया था मांडू में स्थित है। मांडू कहाँ पे, आपका धार में, धार में स्थित आपकी बाघ की गुफा है। बाघ की गुफा है जिसके कला भित्ति की जो तुलना है ये अजंता की गुफा से की जाती है। और इसमें जो आपके एक गुफा समूह है जहाँ पर यहाँ पे पंच पांडव गुफा, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उससे पंच पांडव गुफा के नाम से जानते हैं।
ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल इसके द्वारा बनाए गए थे। तो ध्यान रखना, ग्वालियर किले का निर्माण सूरत सेन के द्वारा, गुजरी महल का निर्माण मानसिंह के द्वारा और ग्वालियर महल का निर्माण भी मानसिंह के द्वारा। ग्वालियर का किला नहीं कहा, किला अगर होगा तो सूरत सेन, ठीक है। और यदि ग्वालियर महल और गुजरी महल है तो आपका मानसिंह आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, गुजरी महल किसके द्वारा बनाया गया है? तो गुजरी महल राजा मानसिंह के द्वारा 2018 में पूछा गया। देखिए 2018 में भी पूछा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इस रूप में 2018 में भी पूछा जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो अंततः उसी प्रश्न के साथ आपकी समाप्ति हो रही है जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने को कहा है, तो इसका आंसर भी देना है। आपको 5 प्रकार के प्रश्नों के आंसर मैंने बतलाए हैं, एक बार और सुन लीजिएगा। एसटी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? किस जिले में? एसटी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है? एससी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? एससी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? और साथ में मध्य प्रदेश में एसटी और एससी का कितना प्रतिशत पाया जाता है? क्लियर है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। मिलते हैं कल मध्य प्रदेश के भूगोल के प्रश्नों के साथ, और मध्य प्रदेश के भूगोल के प्रश्नों को हम एक ज़्यादा संकलित करके आपके सामने पेश करेंगे और लगभग उसको 2 से 3 वीडियो में समाप्त करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।